अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास हम लोगों के गांव से 2 गांव छोड़कर एक गांव था। वहाँ से कुछ लोग आए, खासे डरे हुए और परेशान थे। शाह साहब ने जब उनका मसला पूछा तो लोगों का ये कहना था कि हम लोगों के गांव का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर एक दरख्त है। वो दरख्त जो है काफ़ी कदीम और पुराना दरख्त है। पहले उस दरख्त के साथ ये मामलात नहीं थे। अब गांव के लोग अक्सर वहाँ से गुजर कर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं या कब्रिस्तान से निकलकर अपने घरों और इलाकों की तरफ जाते हैं। अब वो जो दरख्त है वो कब्रिस्तान के कोने पर है और आसपास भी कब्रिस्तान में ना भी जाना हो तो उसके पास से गुजरना पड़ता है। वहाँ से लोगों के साथ कुछ पुरसरार वाक़यात हो रहे हैं उस दरख्त के ऊपर से। ऐसे लोग जो रात के वक्त अपनी ज़मीनों को पानी लगाने जाते हैं या फिर अपने डेरों से अपनी ज़मीनों से वापस आ रहे होते हैं, उस दरख्त के पास से गुजरने वाले लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। दरख्त के ऊपर से भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई बूढ़ी औरत है और वो दरख्त के पास बैठकर रो रही है या कुछ बोल रही है। गौर करके देखते हैं तो दरख्त पर कुछ भी नहीं होता। और कभी कभार अगर देर रात के कोई अपने खेतों में पानी लगाने के लिए जाए तो वो वापस आए तो वो कहते हैं दरख्त के करीब से गुजरते जाए तो बाकायदा ऐसा लगता है कि कंधे के ऊपर कोई चीज़ सवार हो गई है। कंधे बहुत वजनी हो जाते हैं और जब एक मखसूस हद तक दरख्त से दूर जाया जाता है तो ऐसा लगता है कुछ चीज़ हट गई है। यानी उस दरख्त के ऊपर कोई ऐसा सेब है, कोई ऐसी चीज़ है जो अपनी मौजूदगी बहुत जाहिर करती है। ये तो थे वो मामला जो लोगों के साथ स्टार्टिंग में हुए। तकरीबन आज से 8-9 माह पहले वो दरख्त जो है वो ज़्यादा ही आज सेबज़दा हो गया। पहले तो बात आवाज़ों की हद तक थी या बोझ की हद तक के कंधों पर या सर पर बोझ पड़ जाना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों के इलाके का एक किसान था, तो वो जैसे अपने डेरे पर था, वहाँ पर उसने चारा वगैरह काटा। तो वो काटते काटते शाम होगी, मगरिब के बाद का टाइम हो गया। अपनी गधा रेडी के ऊपर वो चारा वगैरह सारा रख के अपने घर लेकर आ रहा था। अब उसने उसी दरख्त के पास से होकर गुजरना था जिसकी दूसरी जानिब कब्रिस्तान और इस जानिब वो कच्चा रास्ता है जहाँ से गुजरते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही मेरी गधा रेडी वहाँ से गुजरने लगी तो बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि पीछे रेहड़ी के ऊपर किसी ने छलांग लगाई है दरख्त के ऊपर से। कहता जैसे ही ऊपर किसी ने छलांग लगाई तो मैंने पलट कर देखा तो एक काले लिबास वाली एक औरत बैठी हुई थी वहां पर गधा रेहड़ी के ऊपर। वो चला रहा था, उसके पीछे बिल्कुल औरत। वो बड़ा घबरा गया कि औरत कहाँ से आई है। उसने कहा कि कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आ गई हो। जैसे उसने कहा तो वो कहता है कि उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। वो इतनी भयानक थी, इतनी खौफनाक थी। उसके हाथ ऐसे थे जैसे जानवरों के पैर होते हैं, आधे आधे बाजू और हाथ बाकायदा ऐसे थे जैसे आगे जानवरों के पाँव होते हैं। और वो ज़ोर ज़ोर से वो जो चारा था उसके ऊपर वो मारने लगी। तो वो जो गधा था वो बिदक गया, वो डर गया, उसने उछलना शुरू कर दिया और कहता है मैं बहुत ज़ोर से नीचे गिरा तो मखलूक गायब हो गई। यही माजरा 1-2 लोगों के साथ और हुआ। एक आदमी वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहा था तो वो कहता है कि दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी थी काले रंग का बुर्खा पहने हुए। तो जब मैं वहाँ से गुजरा तो उस औरत ने मुझे रोका और कहा कि मैं नहीं आई हूँ, मुझे गांव के अंदर जाना है, मुझे रास्ते का पता नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि गांव तो यहाँ से शुरू ही नहीं होता, तुम इस तरफ कैसे, गांव तो दूसरी तरफ से शुरू होता है, ये तो गांव का दरमियान वाला हिस्सा है। उसने कहा कि बस मुझे कोई यहाँ पर उतार गया तो मुझे फलां घर में जाना। उसने बाकायदा गाँव के एक फैमिली थी उनका नाम भी लिया जिनके घर उसने जाना था। वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि आप मेरे साथ साथ चले, मैं आपको बिठा नहीं सकता। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा पाँव ख़राब है, मैं चल नहीं सकती, तो आप मुझे बिठा लें। तो कहता है कि मैंने अपने मोटर बाइक पर उस पर औरत को बिठा लिया। कहता है बाइक इतना वजनी हो गया कि बाइक मेरे से चलाया ही नहीं जा रहा था। वो ऐसे डामाडोल होने लग गया, जबकि देखने में वो औरत बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं थी। अब मैं परेशान कि मैं कैसे इस औरत से क्या करूं अब मैं। वो कहता है जैसे ही एक कॉर्नर आया तो वहाँ पर जैसे
खेत खलिहानों को पानी लगाने के लिए एक छोटी सी नहर बनाई जाती है। तो कहते हैं वहां पर मेरा बाइक गिरने लगा, तो मैंने सहारा देकर अपना बाइक जब रोकना चाहा तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे कान के पास एक भयानक चीख सुनाई दी है। मैं खौफजदा हो गया और वो बाइक रोकते रोकते मैं नीचे गिर गया। जैसे मैंने देखा वहां पर कोई औरत नहीं थी, मेरा बाइक बिल्कुल खाली था। तो मैं परेशान हो गया कि वो औरत कहाँ पर गई है। मैं उठा और मैंने चारों ओर देखा, मुझे कोई औरत दिखाई नहीं दी। मैंने फौरन से अपना बाइक सीधा किया, समझ में नहीं आया कि औरत कहाँ पर गई कहाँ पर नहीं। अपना बाइक सीधा किया, अपने कपड़े झाड़े और जाने लगा। तो जो ही मैं उसी नहर के पास से होता हुआ पटरी पर जा रहा था तो क्या देखता हूँ नहर की दूसरी जानिब वही औरत खड़ी हुई थी। उस वक्त उसका कद बहुत ज़्यादा दराज हो चुका था और उसका चेहरा भी नजर आ रहा था। तो वो उसी दरख्त की मखलूक थी जो वहां से उस आदमी के साथ आई। अब हम लोग उस दरख्त के पास से नहीं गुजर पा रहे। हमारे पूरे गांव में खौफ व हिरास फैल गया। वही रास्ता है किसानों का अपनी ज़मीनों पर जाने का, वही रास्ता है कब्रिस्तान की तरफ जाने का। अल्लाह माफ़ करे अगर वहाँ पर कोई फौतगी भी हो जाए तो हम लोग बहुत डरते हैं कि कब्रिस्तान की तरफ कैसे जाएं कि वो मखलूक हमला ना कर दे। तो आप बताइए, आप हमारी मदद करें कि वो क्या चीज़ है और हम उसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। शाह साहब ने सारी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि वो कोई आम मखलूक नहीं है, वो एक पिछल पैरी चुड़ैल आफत है जिसने वहाँ पर उस दरख्त के ऊपर अपना बसेरा किया है। वो पहले भी किसी कब्रिस्तान के दरख्त की ही मखलूक थी। उस कब्रिस्तान में किसी बुजुर्ग ने शायद कोई चिला किया है तो वो वहाँ से डर के भागी है और रास्ते में उसको जो भी जगह मिली वो वहाँ पर आकर उसने अपना बसेरा कर लिया। अब ये जो मखलूक़ात होती हैं बाज़ औक़ात ये आदमखोर होती हैं, इंसानों को नुकसान पहुँचाती हैं, इंसानों को खाने वाली होती हैं, तो अपना आप जाहिर करती हैं, इंसानों पर हमला आवर होती हैं। पहले वो आवाज़ों की हद तक थी क्योंकि ये मखलूक अपना आप जाहिर किए बिना रह ही नहीं सकती। वहाँ पर हर वक्त लोगों का गुजर बसर था, आधी रात को भी लोग गुजरते थे, तो इसलिए उसने अपना आप जाहिर किया है। अगर उसको वहाँ से ना निकाला गया या उसको उसी दरख्त के ऊपर कैद ना किया गया तो वो जानलेवा नुकसान भी दे सकती है, या किसी भी नौजवान लड़का या लड़की पर अगर वो अपना असेब कर देगी तो उनको वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। इसके लिए मुझे वहाँ पर जाकर पढ़ाई करनी होगी बाकायदा, तभी मैं उस मखलूक को देख भी सकता हूँ और उसको वहाँ से निकाल या कैद भी कर सकता हूँ। उन लोगों ने कहा कि आप हमारी मदद करें, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे गांव में वहाँ से गुजरना सारे काम ही लोगों के बंद हुए पड़े हैं और रात के वक्त उस दरख्त के पास बहुत ज़्यादा कुत्तों के रोने की आवाज़ भी आती है। गोरकन जो है वो कहता है कि मुझे चीखो पुकार भी सुनाई देते हैं लेकिन मैं खौफ के मारे उस तरफ जा भी नहीं सकता। शाह साहब और मैं हम लोग गए उस गांव में। गांव काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा जैसे आबादी भी है वहाँ पर, तो कोई वो ऐसा वीरान गांव नहीं था, ना ही कोई छोटा सा गांव था कि वहाँ पर आबादी कम है वीराने ज़्यादा है, तो इसलिए ये मखलूक आ गई। हंसता बसता बहुत पुरौनक गाँव, वहाँ पर गए, मगरिब की नमाज़ मस्जिद में अदा की, वहाँ के लोगों से बाकी गांव के लोगों से भी मिले। मगरिब के बाद हम लोगों ने रुख किया उस आसिफ ज़दा दरख्त का जो कि कब्रिस्तान के एक कोने पर वाक़ था। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो अभी दरख्त से थोड़ा ही दूर थे तो दरख्त के ऊपर से किसी औरत के बहुत बुलंद आवाज़ में बोलने की आवाज़ें आने लगी जो किसी और ज़ुबान में बोल रही थी और ये कह रही थी कि शायद हमें रोकने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ पर हम लोग ना आए। शाह साहब ने एक हद पर आकर हम लोगों को रोक दिया और हम लोगों पर हिसार बांध दिया और कहा कि इससे आगे आप लोगों ने नहीं आना, नुकसान हो सकता है। हम लोग वहीं रुक गए। अब शाह साहब ने अपने पर हिसार किया और पढ़ाई करते करते उस दरख्त के पास चले गए। अल्लाह के नेक इंसान थे, अल्लाह ने उनकी इबादत और रियाजत के बदले में उनको इतनी ताकत अता की थी कि वो जिन्नात से हम कलाम भी होते थे, उनको देख भी सकते थे, जबकि आम आंख से इंसान जिन्नात को नहीं देख सकता। शाह साहब ने वहाँ पर पढ़ाई की तो एक बहुत उम्र रसीदा औरत हाथ में लाठी पकड़ी हुई कब्रिस्तान की तरफ से चलती हुई शाह साहब के करीब आकर थोड़ी ही दूर आकर खड़ी हो गई और बड़े गुस्से से देखने लगी।
اور کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اب مجھے یہاں سے بھی کوئی نکال دے گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اب یہ میری جگہ ہے۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے جا رہے تھے اور وہ بولتی جا رہی تھی کہ مت پڑھائی کرو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے اور تم مجھے نکال سکتے ہو یہاں سے، پر مت کرو ایسا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اب میں اگر یہاں سے نکلی تو میں کسی کے گھر پر بسیرا کر لوں گی، کسی انسان پر بسیرا کر لوں گی۔ شاہ صاحب نے مسلسل اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ تیسری بار جب پڑھائی شروع کی تو اس نے رونا شروع کر دیا، روتی روتی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ کبھی درخت کے اوپر ہاتھ مارتی تو کبھی درخت کے ارد گرد چکر کاٹنے لگ جاتی، اتنی بھیانک، بہت زیادہ خوفناک۔ چوتھی بار جب شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو سامنے آ کر بیٹھ گئی اور گھرانے لگ گئی۔ شاہ صاحب نے اسے کہا کہ کہاں سے آئی ہو اور یہاں کے لوگوں کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ پہلے ہنسنے لگ گئی، پھر رونے لگ گئی۔ پھر شاہ صاحب مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ کہاں سے آئی اور یہاں کے لوگوں کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں فلاں فلاں شہر سے آئی ہوں۔ اس نے بڑے دور دراز علاقے کے ایک شہر کا نام لیا اور کہا کہ میں وہاں سے آئی ہوں، میں وہاں کے قبرستان کے ایک پرانے درخت پر رہتی تھی، وہاں پر ایک سید نے آ کر اپنا چلا کیا، جیسے چلا پورا ہوا تو وہاں پر اور بھی بہت سی مخلوقات تھی، میں بھی ظاہر ہو گئی۔ ان میں سے بہت سی مخلوقات کو جن کا انہوں نے چلا کیا تھا ان کے تابع ہو گئے، جبکہ مجھے انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ جیسے انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا تو میں اتنا بھاگی کہ کہیں وہ مجھے جلا نہ دیں۔ تو مجھے یہ گاؤں نظر آیا اور یہ پرانا درخت، یہ درخت بہت قدیم اور پرانا ہے، یہ درخت تقریباً 100 سال پرانا درخت ہے، اور اس درخت پر آج تک کسی غیر مرئی مخلوق، کسی جنات نے اپنا بسیرا نہیں کیا۔ یہاں سے جنات گزرتے ضرور ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کا یہاں پر گھر نہیں تھا۔ یہاں پر یہ جتنے بھی درخت ہیں، یہاں پر بہت سے جنات کے گھر ہیں، ان کی پکھی ہیں، یہاں پر وہ رہتے ہیں۔ تو میں نے اس درخت پر اپنا بسیرا کر لیا۔ میں بہت عرصے سے بھوکی تھی، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں ان سبھی انسانوں کو کھا جاؤں، تو میں کسی طریقے سے ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یہ جو بھی ہیں، جب یہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو میں انسان کے روپ میں آ کر بھی ان پر حملہ نہیں کر سکتی۔ یہ آیت الکرسی پڑھ کر جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ان پر ایک حصار آ جاتا ہے، جو حصار ابھی آپ نے بھی اپنے اوپر کیا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں سے مت نکالیں، میں نے یہیں پر رہنا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تم یہاں پر ہوگی تو تمہیں یہاں پر میں قید کر دوں گا، پھر تم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتی، بہتر یہی ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تم اگر کسی انسان کو نقصان دو گی تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے تم پر کچھ رحم کیا اور تمہیں جانے دیا، لیکن میں تمہارا اصل چہرہ جانتا ہوں، یہ جو روپ تم لے کر آئی ہو یہ تمہارا روپ نہیں ہے، بہتر یہی ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شاہ صاحب نے 3 بار کہا تو وہ ہنسنے لگی اور اسی درخت کی پیچھے کی طرف جا کر غائب ہو گئی، اور درخت کے اوپر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے بالکل بھی آمادہ نہیں تھی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی، پڑھائی کر کے ان کے پاس کچھ کیل تھے، وہ کیل انہوں نے اس درخت کی جڑ میں لگا دیے، کیونکہ اس کو باقاعدہ کہا گیا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، وہ نہیں گئی۔ شاہ صاحب نے اس کو وہاں پر قید کر دیا، اسی درخت کے اوپر، اس پرانے درخت کے اوپر وہ قید ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ تقریباً 3 دن اس درخت کے آس پاس سے کوئی نہ گزرے، کوشش کریں کہ اگر قبرستان میں بھی جانا ہو تو دوسرے راستے سے چلے جائیں، اس راستے پر نہیں جانا۔ کسانوں کو بھی خاص تلقین کریں کہ 3 دن تو لازمی اس کے پاس سے بھی نہ گزریں، کیونکہ 3 دن میں اگر کسی انسان کو اس نے بلایا اور اس نے جواب دے دیا کسی انسان نے، تو اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی، اور بھلے وہ اس درخت پر قید ہے لیکن اس انسان کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پھر تقریباً 5-6 دن کے بعد وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے پوری حفاظت کی، 3 دن اس درخت کے قریب سے کوئی نہیں گزرا۔ ہم لوگ 3-4 بلکہ 4-5 دن کے بعد جب واپس ہم لوگ اپنی زمینوں کی طرف گئے تو اس درخت کے سارے پتے جل چکے تھے، ہرا بھرا درخت تھا، 3-4 دن میں جل کے راکھ ہوا پڑا تھا، جیسے کبھی اس پر بہار آئی ہی نہیں تھی، بنجر درخت ہو گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بس اب وہ وہاں پر قید ہو چکی ہے، اب اس درخت پر کبھی بھی پتے نہیں آئیں گے۔ جس زمانے میں وہ درخت ہرا بھرا ہوا اس پر پتے آ گئے،
तो समझना वो वहाँ से आज़ाद हो चुकी है। उसको वो कील या तो किसी ने निकाल दिए हैं या कोई अमल किया है। वो ये कहते थे कि उस दरख्त के ऊपर कभी हमें कोई परिंदा और बैठा नजर भी नहीं आया, सिर्फ रात के वक्त उस दरख्त के ऊपर उल्लू बैठे होते हैं जो अजीबो गरीब आवाज़ें निकालते हैं। शाह साहब का ये कहना था उनको वहाँ पर वो मखलूक नजर आती है। आधी रात में कभी कभार चांद की मखसूस तारीखों में वहाँ से उसकी आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, लेकिन अब वो अपना आप जाहिर नहीं कर सकती और ना ही किसी पर आसेब कर सकती है। तो ये कहानी थी नाना जी ने जो हमें कब्रिस्तान के एक दरख्त की सुनाई, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। इसलिए ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे भी कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।